हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आलिया पोर्ट। आज का हमारा टॉपिक है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो हमें पता है, देखिए प्लैंक की थ्योरी आने से पहले बात चलती थी सिर्फ मैक्सवेल की थ्योरी की। उसमें कहते थे कि जो लाइट एमिट होती है वो कंटिन्यूअस वेव के फॉर्म में एमिट होती है। तो इससे काफी सारे फिनोमेनन एक्सप्लेन हो पाए, लेकिन कुछ ऐसे फिनोमेनन बचे जो एक्सप्लेन नहीं हो पाए। जैसे एक ब्लैक बॉडी जो रेडिएशन एमिट करती है, जिसे कहा जाता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, वो मैक्सवेल की थ्योरी को स्ट्रांगली अपोज करती थी। या फिर हमें पता है एक मेटल के सरफेस पे जब लाइट रेडिएशन स्ट्राइक करती है तो वो शाइन करता है, जिसे कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना, जो लस्टर भी कॉज करता है। जो हमें लगता है ना कि मेटल शाइन कर रहा है, वो होता है इसकी वजह से। या फिर जो एक एक्साइटेड गैस के एटम्स में से जब लाइट रेडिएशन निकलती है तो एक स्पेक्ट्रम सा बनता है, लाइन सी बनती है, जिसे कहा जाता है लाइन स्पेक्ट्रम। वो भी मैक्सवेल की थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करता। तो मैक्स प्लैंक एक तरीके से आइंस्टाइन के पर्सनल मैथमेटिशियन थे। हर इक्वेशन में प्लैंक्स कांस्टेंट h यूज होता है। h प्लैंक्स कांस्टेंट है। इसके बारे में हम इसी ट्यूटोरियल में और बात भी करेंगे। तो प्लैंक की थ्योरी ने क्या कहा था कि नहीं, जो मैक्सवेल ने कहा है कि लाइट जो है वो कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी एज वेव्स की तरह निकलती है, वो गलत है। एक्चुअली में लाइट के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। जनरली ही टॉक वैसे उसने बात की थी ड्यूअल नेचर की। तो उसने कहा था कि जो वेव होती है ना, उसमें पार्टिकल फॉर्म जो उसके पैकेट्स होते हैं छोटे छोटे। जनरली उन्हें कहा जाता है क्वांटम या फिर क्वांटम, सीधा क्वांटम। तो दीज आर पैकेट्स जिनमें एनर्जी आती है। पर लाइट के केस में इन्हें शायद आपने नाम सुना होगा, कहते हैं फोटॉन्स। तो मैक्स प्लैंक ने कहा कि नहीं, लाइट जो है वो वेव की तरह तो आ ही रही है जैसे आप कह रहे हो, लेकिन वो फोटॉन्स की तरह, फोटॉन्स में भी पैक होके लाइट आ रही है। तो ही टॉक्ड अबाउट द ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, की लाइट पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है और वेव की तरह भी बिहेव करती है। और उसने कहा था जो पैकेट्स है ये डिस्क्रीट है, अलग है, इनका भी एक काउंट होता है। तो अब उसने फिर क्या कहा, इन पैकेट्स की जो एनर्जी है, उनकी एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी का सिंबल होता है न्यू। तो उसने कहा E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अब हम ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाना चाहते हैं, इक्वल टू का साइन लगाना चाहते हैं, तो एक कांस्टेंट लगेगा जिसे कहा जाता है प्लैंक्स कांस्टेंट। अब प्लैंक्स कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट है जूल्स, इसकी यूनिट है जो भी हमें चाहिए, और इसकी है हर्ट्स। तो इसकी यूनिट हुई जूल अपॉन हर्ट्स। अब एक हर्ट्स क्या होता है? एक हर्ट्स होता है 1/सेकंड, मतलब जूल सेकंड। प्लैंक्स कांस्टेंट की यूनिट होती है जूल सेकंड। बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस के बाद उन्होंने डिराइव की कि इसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻37 किलो जूल सेकेंड। मेजॉरिटी क्वेश्चन आपकी जूल सेकेंड्स में काम आएगी। तो वो कितनी बनेगी? 6.626 इंटू 10⁻⁻34, क्योंकि 1 किलो जूल में होते हैं 10⁻³ जूल। अब एक जूल में होते हैं, आपको शायद पता होगा, 10⁻7 अर्ब्स, राइट। ये सीजी सिस्टम की यूनिट होती है एनर्जी की। तो अगर इसे अर्ब्स में करें वो भी काम आ सकता है। 6.626 इंटू 10⁻⁻27 अर्ग सेकेंड। ये प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू है, ये सिर्फ अभी काम नहीं आएगी। एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो आगे हेजनबर्ग प्रिंसिपल है, श्रोडिंगर्स इक्वेशन है ना, थोड़े से जो वैसे भी क्वेश्चंस होते हैं उनमें भी काम आएगी। ठीक है। अब मुझे पता है एच, देखिए मान लो कोई सरफेस है, अब मैंने उस पर एक इंसिडेंट की वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी है म्यू। तो इसकी एनर्जी कितनी हुई मैं पूछूंगी, तो एच म्यू इज इक्वल टू, अब देखिए मान लो मैंने ये की, ठीक है। अब ये प्लेट है, नेगेटिव चार्ज है इस प्लेट पे। मान लो मैंने
फोटॉन्स शूट किए। तो क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज है, एक स्पेसिफिक एनर्जी चाहिए कि टच कर पाए प्लेट को इस रिपल्शन को ओवरकम करके, ठीक है। वो एनर्जी के लिए जो फ्रीक्वेंसी चाहिए उसे कहते हैं म्यू नॉट, और ये पूरी चीज होती है वर्क फंक्शन। इसके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात आएगी ना तब। अब मान लो इस पे एच म्यू की लगाई, विच इज ग्रेटर देन एच म्यू नॉट, तो कितनी बची? मान लो जैसे एक ट्री है, ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जांपल देखो, पेड़ है, पेड़ पे मैंगो लगा हुआ है। मान लो 1 यूनिट का मतलब 1 यूनिट की एनर्जी होनी चाहिए पत्थर में अगर मैंगो गिरा, ठीक है। तो मुझे एक बात है, मेरे पास 10 यूनिट की एनर्जी का पत्थर है, तो अगर मेरे पास 10 यूनिट की एनर्जी का पत्थर है, मैंगो के लिए तो 1 यूनिट ही चाहिए। तो आपको लगता है कि एक बारी में भी क्या होगा, मैं 10 मैंगो तोड़ सकती हूँ उसी एक पत्थर से? नहीं। क्या होगा, मैंने अगर एक 10 यूनिट का फेंका, 1 यूनिट चाहिए, बाकी 9 यूनिट क्या होगा, 9 यूनिट से वो पीछे जाके गिरेगा, उसी काइनेटिक एनर्जी उतनी बनेगी। तो जो भी लेफ्ट ओवर एनर्जी है उसकी बन जाएगी काइनेटिक एनर्जी। लेकिन ये तभी चलेगा अगर म्यू इज ग्रेटर देन म्यू, क्योंकि अगर ये नेगेटिव कैसे होगी, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, मास तो पॉजिटिव ही है, वेलोसिटी चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वेलोसिटी का स्क्वायर भी पॉजिटिव है, हाफ तो कांस्टेंट है, पॉजिटिव ही है, पॉजिटिव टू पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, मतलब ये तभी चलेगा अगर म्यू म्यू नॉट से बड़ा होगा, म्यू इज ग्रेटर देन म्यू नॉट, ये कंडीशन है, ठीक है। अब म्यू को मैं क्या लिख सकती हूँ, पता है, स्पीड इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी कितनी हुई, स्पीड बाय वेवलेंथ, मतलब एनर्जी कितनी हुई, एच म्यू, मतलब एच सी बाय लैम्डा। कितनी बनी, एच सी बाय लैम्डा। तो अब देखिए, मान लो n फोटॉन्स है, ठीक है, n फोटॉन्स की कितनी एनर्जी बनी, एक की थी एच सी बाय लैम्डा या फिर एच सी म्यू बार। म्यू बार क्या होती है, 1 बाय वेवलेंथ को कहा जाता है, ठीक है। तो अब मुझे पता है यहाँ पे वेवलेंथ कितनी है, यहाँ पे एक फोटोन की कितनी एनर्जी है, इतनी है, ठीक है, एच सी म्यू बार या फिर एच सी बाय लैम्डा। तो एन फोटॉन से कितनी होगी, एन एच सी बाय लैम्डा या फिर एन एच सी म्यू बार। म्यू बार क्या होता है, म्यू बार इज 1 बाय लैम्डा, इसकी यूनिट होती है सेंटीमीटर माइनस 1, दैट इज 1 बाय सेंटीमीटर। तो हमने देखा एनर्जी इज एच म्यू एच सी बाय लैम्डा, सॉरी, या फिर एच सी म्यू बार। एन फोटॉन्स की या एन क्वांटा की कितनी हुई, एन एच म्यू एन एच सी बाय लैम्डा और एन एच सी लैम्डा म्यू बार। इनमें से अगर वेव नंबर दिया हो तो आप ये लगा सकते हो, फ्रीक्वेंसी दी हो तो ये, वेवलेंथ दी हो तो ये। अब आपको एक चीज बताती हूँ, इसमें ना आपको शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ, अगर आपको एनर्जी निकालनी है ना, वेवलेंथ दी हुई है, अगर तो वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में है और अगर वेवलेंथ नैनोमीटर में है, पूरी एच की वैल्यू डालने की कोई जरूरत है। मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, 12400 बाय लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम या फिर 1240 अपॉन लैम्डा इन नैनोमीटर, ठीक है। तो इसमें इसमें क्या है आप देख सकते हैं, इसमें है कि हमने क्या किया है, h की वैल्यू डाल के c की वैल्यू डाल के निकाल, लेकिन इसमें जो आपकी एनर्जी आएगी, मेक श्योर यू रिमेंबर, वो ईवी में आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, मतलब जो भी जूल में वैल्यू है इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें भी जो वैल्यू आएगी वो ईवी में आएगी, मतलब जूल में जो भी है वैल्यू ई इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। पर वैसे आप याद कर सकते हो, एनर्जी इन ईवी इज इक्वल टू 12400, एक्चुअली 375 होता है, बट इजी कैलकुलेशन के लिए 400 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम, या फिर अगर नैनोमीटर में चाहिए तो 1240 अपॉन लैम्डा इन नैनोमीटर। तो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का वो क्लियर है, अच्छे से आपको समझ आ रहा है। इसमें क्या कहा है कि जो एनर्जी निकलती है वो छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में निकलती है, जिन्हें कहा जाता है क्वांटम या क्वांटा,
लाइट के केस में इसे कहा जाता है फोटॉन्स। ठीक है, फॉर्मूला हमने समझ लिया है, एच सी बाय एच म्यू, एच सी बाय लैम्डा, एच सी म्यू बार। ठीक है, so I hope the concept of Planck's quantum theory is clear. That was all for today's video. Goodbye, thanks for watching.